हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको अपने एआर एजुकेशन पॉइंट में। तो आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास इकोनॉमिक्स का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है, जो बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज वही क्वेश्चन सब हम सोल्व करेंगे और समझेंगे, ध्यान से हम देखेंगे कि सो क्या है। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? व्यशिष्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? ये बच्चों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो हर एक साल पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में भी आता है। हमारा इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो व्यशिष्ट अर्थशास्त्र उस अर्थशास्त्र को कहा जाता है जिसमें विशेष व्यक्तियों, परिवारों, उद्योगों, फर्मों, विशेष वस्तुओं का मूल्य, श्रमिक की मजदूरी और आय आदि का अध्ययन किया जाता है का अध्ययन किया जाता है। बोल्डिंग के अनुसार व्यशिष्ट अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष व्यक्तिक मूल्यों, मजदूरियों व्यक्तिगत उद्योगों तथा विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इस प्रकार व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में उपयोगिता ह्रास नियम, उपभोक्ता का बचत सिद्धांत, समांत उपयोगिता ह्रास नियम, व्यक्तिगत निजी उद्योग आदि शामिल होता है। यह मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के कौन-कौन से क्षेत्र हैं? विशिष्ट अर्थशास्त्र के कौन अगला क्वेश्चन है विशिष्ट अर्थशास्त्र के कौन-कौन से क्षेत्र हैं? इसका आंसर है रेगरन फ्रीस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। पहला व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और दूसरा समशिष्ट अर्थशास्त्र। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। रेगनर फ्रीस ने अर्थशास्त्र को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा है। पहला व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और दूसरा समशिष्ट अर्थशास्त्र। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है आपका मांग का नियम। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के क्षेत्र है उस निम्नलिखित है, तो उसमें पहला है मांग का नियम, दूसरा है उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत, और तीसरा है साधन मूल्य सिद्धांत। चौथा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, अथवा व्यशिष्ट अर्थशास्त्र की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र की किन्हीं कौन कौन सी विशेषता है अथवा किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। तो आंसर है अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन बताता है, उसे व्यशिष्ट अर्थशास्त्र कहते हैं। इनकी इसकी तीन विशेषताएं इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? इस प्रकार है। पहला है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। पहला है व्यशिष्ट अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। दूसरा, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रिया समस्या का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है इसमें आर्थिक समस्याओं के कारण निराकरण में कीमत चयन अर्थात
अर्थात मांग एवं पूर्ति बलों की प्रक्रिया निर्णायक होती है, निर्णायक होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं बृहत अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें अथवा व्यशिष्ट तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यशिष्ट तथा समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। पहला, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्ति, फर्म, परिवार तथा उद्योग का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे कुल आय, कुल रोजगार आदि। दूसरा, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि समष्टि का विश्लेषण बहुत ही कठिन होता है। तीसरा, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध मूलतः कीमत विश्लेषण से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय विश्लेषण से होता है। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र के नियम मूलतः सीमांत विश्लेषण पर आधारित होते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के नियम किसी एक पर आधारित नहीं होकर अनेकों पर आधारित है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परस्पर निर्भरता को स्पष्ट कीजिए, निर्भरता को स्पष्ट करें। व्यशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि एक उद्योग में मजदूरी की दर तय की जाती है तो उस पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के सामान्य मजदूरी स्तर पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। देश के सामान्य कीमत का किसी एक वस्तु की कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र व्यशिष्ट अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। इसी प्रकार व्यशिष्ट अर्थशास्त्र भी समष्टि अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के उत्पादन पर ही देश का कुल उत्पादन स्तर और देश के विविध व्यक्तियों की मांग पर ही समस्त मांग निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र किस विषय का अध्ययन करता है, या समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर है, अर्थशास्त्र की वह शाखा जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें कुल राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन, कुल रोजगार, कुल निवेश, कुल उपयोग तथा कीमत सदर आदि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसे सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चाय की दो पूरक वस्तुओं का उदाहरण दें, या पूरक वस्तुओं का तात्पर्य क्या है? किसी एक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यदि दो वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है तो वे पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। चाय की दो पूरक वस्तुएं हैं, चीनी और दूध। चाय की दो पूरक वस्तुएं हैं, चीनी और दूध। अगला क्वेश्चन है, स्थान पत्र वस्तु का अभिप्राय क्या है, अथवा प्रतियोगी वस्तुओं किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन है, स्थान पत्र अथवा प्रतियोगी वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जो एक दूसरे के स्थान पर एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे चाय और कॉफी। इन वस्तुओं के संबंध में मांग में परिवर्तन इस प्रकार होती है कि यदि एक वस्तु चाय की कीमत बढ़ जाए और दूसरी स्थान पत्र वस्तु कॉफी की कीमत समान रहे तो उपभोक्ता पहली वस्तु चाय की मांग कम कर देगा और दूसरी स्थान पत्र वस्तु कॉफी की मांग बढ़ा देगा। स्पष्ट है कि स्थान पत्र वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा
सीधा संबंध होता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि या कमी करती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वस्तुओं और घटिया वस्तुओं में अंतर है, या सामान्य वस्तु और निकृष्ट वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो सामान्य वस्तु वे हैं जिनकी मांग में तय वृद्धि के साथ वृद्धि होती है और आय में कमी के साथ मांग भी कमी हो जाती है। हम जो भी वस्तु उपयोग करते हैं उनमें से अधिक सामान्य वस्तु होते हैं। यह आय एवं मांग वक्र का सीधा ढाल होती है। घटिया निष्क्रिय वस्तुओं हैं जिनकी मांग आय वृद्धि के साथ कम हो जाती हैं और आय में कमी के साथ बढ़ जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में आय एवं मांग में विपरीत संबंध होती है और आय एवं मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल होती है। मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, ढालता बीड़ी आदि इस श्रेणी में आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पूरक वस्तु और स्थानपत्र वस्तु अंतर स्पष्ट करें। पूरक वस्तु और स्थानपत्र वस्तु में अंतर स्पष्ट करें। तो वे वस्तु जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं पूरक वस्तु कहलाती हैं। पूरक वस्तु कहलाती है, जैसे कार और पेट्रोल, कलम और स्याही। इसके विपरीत स्थानपत्र वस्तु वे वस्तु है जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। ऐसी वस्तुओं में जब एक ही कीमत बढ़ती है तो अन्य बातों के समान रहने की स्थानपत्र वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। उदाहरण, कॉफ़ी की कीमत बढ़ने पर चाय की मांग बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती वस्तुओं के दो उदाहरण दे, या मध्यवर्ती वस्तुओं क्या है। तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती हैं जो अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती तथा यह उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती है। ऊन, दूध आदि इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादन क्या है। सीमांत उत्पादन क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु का सेवा की सीमांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधिमान वक्र परिभाषा करें। अंधिमान वक्र परिभाषा करें। तो ऐसा वक्र जिसमें उन सभी बंडलों के साथ बिंदुओं को जोड़ दिया जाता है जिसके बीच उपभोक्ता तटस्थ हैं, अधिमान वक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें, या सकल घरेलू उत्पाद की विशेषताएं बताएं। तो एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार में मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका आकलन एक लेखा वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें मूल्यह्रास या स्थित वस्तु, पदार्थ, पूंजी पदार्थ के उपभोग का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है। प्रचलित कीमतों की पर इसकी माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत आर्थिक क्रियाएं बताएं। एक अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत क्रियाएं बताएं। तो एक अर्थव्यवस्था की 3 आधारभूत आर्थिक क्रियाएं हैं निम्नलिखित। पहला है उत्पादन, दूसरा उपभोग, और तीसरा निवेश या पूंजी का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रवाह क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है। तो वास्तविक प्रवाह का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है।
जैसे उत्पादन क्षेत्र के माध्यम से परिवार क्षेत्र को वस्तुओं का प्रवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है जो 2 मार्क का पूछा जाता है। तो आंसर है, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग या उपभोग के कारण मशीनरी सरीखी पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट हो जाती हैं या मूल्य घट जाती हैं। स्थिति पूंजी का यह उपयोग अथवा टूट फूट के कारण किसी मूल्य में आई कमी को मूल्यह्रास कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकताओं के दोहरा संयोग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, आवश्यकताओं के दोहरा संयोग एक ऐसी स्थिति है जहां 2 आर्थिक एजेंटों के पास एक दूसरे के अधिक उत्पादन के लिए पूरक मांग हो। अगला क्वेश्चन है, सरकार का बजट क्या है? सरकार का बजट क्या है? सरकार का बजट क्या है? तो सरकार का बजट सरकार के वित्तीय प्रशासन का प्रधान उपकरण है। इसके अंतर्गत सरकार की वित्तीय योजना संबंधी वे लेख हैं परिपत्र शामिल होते हैं जिन्हें वित्त मंत्री प्रतिवर्ष संसद या प्रस्तुत करते हैं। सरकार की सभी वित्तीय कार्यवाही बजट से ही निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत गुणन क्या है? निर्गत गुणन क्या है? तो अंतिम वस्तुओं के अंतर्गत निर्गत के संतुलन मूल्य के कुल वृद्धि या स्वायत्त व्योम्य आरंभिक वृद्धि के अनुपात को अर्थव्यवस्था का निर्गत गुण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती है, उसे खुली अवस्था कहते हैं। यह वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा इस बार। अगला क्वेश्चन है, किसी सरकार के प्रमुख कार्य क्या है? किसी सरकार की प्रमुख कार्य क्या है? तो सरकार के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: नए कानून बनाना, पुराने कानून को लागू करना, झगड़ों से स्थिरता करना। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में स्फीति का क्या अर्थ है या मुद्रास्फीति क्या है? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा ही जाएगा। मुद्रास्फीति या वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और पदार्थ का मूल्य बढ़ता है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मांग वक्र कब शिफ्ट करता है? तो भोक्ता की आय और इसके अधिमान के दिए होने की स्थिति में यदि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है तब किसी वस्तु की कीमत के प्रत्येक स्तर पर उस वस्तु के लिए मांग में परिवर्तन हो जाता है और इस प्रकार मांग में वक्र शिफ्ट हो जाता है। यदि स्थानपत्र वस्तु की कीमत बढ़ती है तब मांग वक्र दायी और शिफ्टा होता है। इसके विपरीत यदि पूरक वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो मांग वक्र का शिफ्ट बायीं ओर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा लेखा की इकाई है समझाएं। तो मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में भी कार्य करता है। यह वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने का एक आम उपाय है। इसके माध्यम से किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य को जाना जाता है। साथ ही कोई खरीदार या बेचने वाला किसी वस्तु की कितनी कीमत अदा कर रहा है या कितनी कीमत वसूल रहा है, यह सब कुछ मुद्रा के मूल्य के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा से सभी फर्म द्वारा समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, स्पष्ट करें। तो या पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में समरूपता पाई जाती है, स्पष्ट करें। तो आंसर है, पूर्ण प्रतियोगिता में विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं
समरूपता का गुण होता है। उत्पादन में समरूपता होने के कारण विक्रेता बाजार प्रचलित मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले। अगला क्वेश्चन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है यह क्वेश्चन सब। प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करती है? तो प्रति इकाई कर लगाने पर फर्म की पूर्ति वक्र दाईं ओर घिसक हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आय के चक्रीय प्रवाह द्वारा अर्थव्यवस्था के संतुलन को दर्शाएं। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय के चक्रीय रूप से प्रभावित होते रहते को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, कहा जाता है। आय के चक्रीय प्रवाह के कारण अर्थव्यवस्था में संतुलन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय गणना में निवल निवेश को परिभाषित करें, या निवल निवेश क्या है, या शुद्ध निवेश किसे कहते हैं? तो निवल निवेश सकल निवेश में से स्थित परिस्थितियों के मूल्यह्रास को घटाने से होता है। इसके कारण ही पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि होती है। प्राप्त लनिवेश सकल बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास घिसी पीटी स्थित परिस्थितियों में पुनः स्थापना सकल बन रहा है व्यय। तो आज इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तो इतना जो हम बताएं आप लोगों को क्वेश्चन, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं हैं, जो एग्ज़ाम में 90% चांस है जो इसमें से आपका क्वेश्चन जरूर टकराएगा, जो हर एक साल पूछे जाते हैं। हम गेस करके लाए हैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अब जब तक के लिए इतना ही।